जोकिन एल चापो गुज़मैन का नाम लेते ही यह सिर्फ एक अपराधी की प्रसिद्धि से कहीं अधिक लेकर आता है। वह एक ऐसे युग का प्रतीक है जो नशीले पदार्थों की तस्करी की दुनिया में हिंसा, शक्ति और साहस से चिह्नित था। आज वह व्यक्ति जो कभी एक अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य चलाता था, डीएक्स फ्लोरेंस जेल में कैद है, जिसे रॉकी पर्वत की अल्काट्राज के रूप में जाना जाता है। लेकिन वह यहां तक कैसे पहुंचा, और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि वह अपने जीवन के बाकी हिस्से को एक कंक्रीट की कोठरी में सब कुछ और सबसे अलग थलग रहकर बिताने की संभावना से कैसे निपटता है। यह वह कहानी है जो विलासिता, क्रूर अपराध और 3 देशों के अधिकारियों को चुनौती देने वाली भागने की कोशिशों को एक साथ बुनती है। एल चापो का जन्म मैक्सिको के सिनालोआ राज्य के एक पहाड़ी और अलग थलग क्षेत्र बदिरागुआटो में हुआ था। उन्होंने अत्यधिक गरीबी और अपने हिंसक पिता के बीच बचपन बिताया, जो खुद भी नशीली दवाओं की खेती में शामिल था। किशोरावस्था में ही घर से निकाल दिए जाने के बाद गुज़मान ने अवैध रास्तों को अपनी आजीविका का साधन बना लिया। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी खुद की गांजे की खेती शुरू कर दी, जिससे उनके आपराधिक जीवन की यात्रा शुरू हुई। इसी दौरान उन्हें एल चापो नाम मिला, जो उनके 1.67 मीटर के कद को दर्शाने के साथ साथ उनकी असीम महत्वाकांक्षा का भी व्यंग्यपूर्ण रूप से संकेत देता था। 1980 के दशक में उन्होंने ग्वाडलहारा कार्टेल के प्रमुख मिगुएल एंजेल फेलिक्स गालार्डो के लिए काम किया, जिन्हें एल पादरीनो गॉडफादर के नाम से जाना जाता था। युवा होने के बावजूद गुज़मान ने अपनी असाधारण तार्किक और संगठनात्मक क्षमताओं का परिचय दिया। कोलंबिया और मैक्सिको के बीच मादक पदार्थों की तस्करी के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1989 में गालार्डो की गिरफ्तारी के बाद गुज़मान ने तुरंत सिनालोआ कार्टेल की स्थापना की और उसे दुनिया के सबसे बड़े आपराधिक संगठनों में से एक बना दिया। उनके तरीके उतने ही अभिनव थे जितने क्रूर। उन्होंने कोकीन को मिर्च के डिब्बों और अग्निशामकों में छिपाकर अलग अलग महाद्वीपों में तस्करी की। उनका साम्राज्य 50 से अधिक देशों में फैला हुआ था, जो अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बाजारों को आपूर्ति करता था। लेकिन एल चापो की यह तेजी से बढ़ती सफलता ने उन्हें खतरनाक दुश्मनों से भी घेर लिया। कार्टेल के बढ़ते प्रभाव के साथ गुज़मान ने अकल्पनीय दौलत अर्जित की। वह शानदार हवेलियों, महंगी कारों और यहाँ तक कि निजी चिड़ियाघरों से घिरा जीवन जीता था। उसका परिवार भी इस विलासितापूर्ण जीवन शैली का आनंद उठाता था। उसके बच्चे प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ते थे और पारिवारिक समारोह भव्यता से भरपूर होते थे। लेकिन इस शक्ति के स्तर को बनाए रखने के लिए एल चापो को अपने दुश्मनों को भी खत्म करना पड़ता था। उसकी तिजुआना कार्टेल के साथ दुश्मनी ने मादक पदार्थों की तस्करी के इतिहास में सबसे खूनी घटनाओं में से एक को जन्म दिया। 24 मई 1993 को ग्वाडलाजारा के मिगेल हिडाल्गो हवाई अड्डे की पार्किंग में गुज़मान की हत्या का प्रयास एक त्रासदी में बदल गया। कार्डिनल जुआन जीसस पोसादास ओकाम्पो को गलती से गोली मार दी गई, जिससे यह घटना अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई। एक नकली पहचान के साथ ग्वाटेमाला भागने की कोशिश करते हुए गुज़मान पकड़ा गया और मैक्सिको वापस प्रत्यर्पित कर दिया गया। यह केवल उसकी कई गिरफ्तारियों और भागने की घटनाओं में पहली थी जिसने उसके आपराधिक जीवन को परिभाषित किया। एल चापो न केवल अपनी निर्दयता और संपत्ति के लिए जाना जाता है, बल्कि वह अपनी अविश्वसनीय जेल तोड़ने की घटनाओं के कारण भी एक किंवदंती बन गया। पहली बार 2001 में उसने पुएंटे ग्रांडे जेल से भागने में सफलता प्राप्त की, जब वह कपड़े धोने की गाड़ी में छिपकर बाहर निकल गया। रिश्वत दिए गए गार्डों की मदद से उसने सुरक्षा की कई परतों को पार कर लिया और आजादी हासिल कर ली। यह भागने की घटना मैक्सिकन जेल प्रणाली के लिए एक बड़ा झटका थी और उसके भ्रष्टाचार के प्रभाव की ताकत को साबित करती थी। हालांकि उसकी सबसे चर्चित भागने की घटना 2015 में हुई, जब उसने अल्टीप्लानो जेल से अपनी कोठरी के नीचे खुदे एक सुरंग के जरिए फरार हो गया।
यह सुरंग, जो 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबी थी, उसमें वेंटिलेशन, लाइटिंग और यहां तक कि रेल ट्रैक पर चलने के लिए एक विशेष रूप से बनाई गई मोटरसाइकिल भी मौजूद थी। इस साहसिक भागने की घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और एक बार फिर मैक्सिकन प्रशासन की कमजोरियों को उजागर कर दिया। 2016 में दोबारा गिरफ्तार होने के बाद गुज़मान को 2017 में अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। 2019 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही अतिरिक्त 30 साल की कैद, और उसे एडीएक्स फ्लोरेंस भेज दिया गया। यह कोलोराडो में स्थित जेल दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, जिसे उन अपराधियों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें अन्य जेलों में नियंत्रित करना असंभव समझा जाता है। एडीएक्स फ्लोरेंस में गुज़मान दिन में 23 घंटे 1-2 गुणा 3 मीटर की कंक्रीट की कोठरी में बिताता है। उसका बिस्तर, मेज और बेंच स्थायी रूप से लगे होते हैं और ये भी कंक्रीट से बने होते हैं। एक छोटी सी खिड़की उसे केवल आसमान देखने की अनुमति देती है, जिससे वह यह नहीं समझ सकता कि जेल परिसर में वह कहां स्थित है। एकमात्र 1 घंटे की बाहरी गतिविधि के दौरान उसे एक खाली स्विमिंग पूल जैसी जगह में रखा जाता है, जहां वह केवल कुछ कदम ही चल सकता है। सुरक्षा उपायों में गति सेंसर, कैमरे, रिमोट से नियंत्रित स्टील के दरवाजे और दबाव संवेदनशील बाड़ शामिल हैं। इस अत्यधिक एकांत ने कई कैदियों को गंभीर मानसिक समस्याओं जैसे अवसाद और मतिभ्रम से पीड़ित कर दिया है। आलोचकों का कहना है कि एडीएक्स फ्लोरेंस की स्थितियां अमानवीय हैं, जबकि अन्य का मानना है कि गुज़मान जैसे कैदियों के लिए यह व्यवस्था उचित है। वो वीडियो गुज़मान को पकड़ने के प्रयास बड़े पैमाने पर चर्चित घटनाएं बन गई हैं। 17 अक्टूबर 2019 को कुलियाकान में उनकी पहली गिरफ्तारी के दौरान हुई हिंसा ने मैक्सिकन सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यह दिन, जिसे कुलियाकानाजो के रूप में जाना जाता है, सिनालोआ कार्टेल की बर्बर ताकत और सैन्य संगठन को उजागर करता है। वाहनों में आग लगा दी गई, सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया और नागरिक शहरी युद्ध जैसे माहौल में फंस गए। सरकार, जो इस अराजकता को नियंत्रित नहीं कर सकी, ने निर्दोष लोगों की सुरक्षा के लिए ओविडियो को रिहा करने का फैसला किया। 3 साल बाद 5 जनवरी 2023 को ओविडियो को एक बड़े सैन्य अभियान में फिर से गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3500 से अधिक सैनिक शामिल थे। इस बार मैक्सिकन सरकार ने प्रतिशोध की धमकियों के आगे घुटने नहीं टेके। उसे अल्टीप्लानो जेल में भेजा गया, वही स्थान जहां से उसके पिता 2015 में फरार हुए थे। यह गिरफ्तारी चैपिटोस के खिलाफ एक बड़ा झटका मानी गई, लेकिन इसने यह भी अटकलें बढ़ा दी कि कार्टेल कैसे प्रतिक्रिया देगा। ओविडियो और अन्य परिवार के सदस्यों के न्याय का सामना करने के बावजूद सिनालोआ कार्टेल अब भी मजबूत बना हुआ है। एल चापो द्वारा स्थापित ढांचा संगठन को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की तरह संचालित करने की अनुमति देता है, लेकिन जोआक्विन गुज़मान की छाया अब भी उनके हर कदम पर बनी हुई है। सिनालोआ कार्टेल सिर्फ एक आपराधिक संगठन नहीं है, बल्कि यह एक अत्यधिक परिष्कृत और विकेंद्रीकृत नेटवर्क है, जो लगातार बाजार में होने वाले परिवर्तनों और सरकारी दमन के अनुकूल बना हुआ है। एल चापो की शारीरिक अनुपस्थिति के बावजूद गुज़मान परिवार ने एक संगठनात्मक ढांचा बनाए रखा है, जिससे इसके वैश्विक संचालन जारी रह सके। उसके बेटों के नेतृत्व वाले चैपिटोस को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें अन्य कार्टेल नेताओं के साथ प्रतिद्वंद्विता भी शामिल है। चैपिटोस में इवान अर्चिवाल्डो गुज़मान और जीसस अल्फ्रेडो गुज़मान भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। दोनों का नेतृत्व करने का तरीका क्रूरता और आधुनिक रणनीतियों का मिश्रण है। इवान अपनी निर्दयता के लिए जाना जाता है, जबकि अल्फ्रेडो सोशल मीडिया का उपयोग करता है ताकि वह कार्टेल के शानदार जीवन शैली को दिखा सके, जो युवाओं को आकर्षित करने की एक रणनीति भी है। आंतरिक सत्ता संघर्षों के बावजूद सिनालोआ कार्टेल दुनिया के सबसे लाभदायक आपराधिक संगठनों में से एक बना हुआ है। इसकी मुख्य आय का स्रोत फेंटानाइल की तस्करी है, जो एक सिंथेटिक ड्रग है
और जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में कई समुदायों को तबाह कर दिया है। कार्टेल ने अपनी वितरण रणनीतियों को आधुनिक बनाया है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी और डार्क वेब मार्केटप्लेस का उपयोग करके अपने प्रभाव को और बढ़ाया गया है। एल चापो की कहानी अपराध की महत्ता और असीम क्रूरता का मिश्रण है। उसने इतिहास के सबसे बड़े ड्रग साम्राज्यों में से एक बनाया, लेकिन उसका शासनकाल मानवीय त्रासदियों से भरा हुआ था। हजारों लोग कार्टेल से जुड़े संघर्षों में मारे गए और उसकी गतिविधियों ने वैश्विक ड्रग संकट को बढ़ावा दिया, जिससे परिवार और समुदाय तबाह हो गए। एडीएक्स फ्लोरेंस में एल चापो की कैद केवल एक व्यक्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि निरंकुश सत्ता की क्या कीमत हो सकती है। अदालत को लिखे गए उसके पत्र एक ऐसे व्यक्ति के अंतिम निशान हैं जो अब भी अपने भाग्य पर कुछ नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इनमें से एक पत्र में उसने अपनी पत्नी और बेटियों से मिलने की अनुमति मांगी, यह कहते हुए कि अलगाव ने उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला है। हालांकि इन अनुरोधों को अक्सर खारिज कर दिया जाता है, जिससे यह धारणा मजबूत होती है कि वह सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि एक अनुकरणीय सजा का प्रतीक है। इस बीच मानवाधिकार संगठनों ने एडीएक्स फ्लोरेंस की अमानवीय परिस्थितियों पर सवाल उठाया है। उनका दावा है कि अत्यधिक अलगाव मानसिक यातना के बराबर है, ऐसा कुछ जिसे गुज़मान जैसे अपराधियों को भी नहीं झेलना चाहिए। दूसरी ओर कुछ का मानना है कि कठोर कारावास की स्थिति उसके अपराधों के लिए एक उचित प्रतिक्रिया है। एल चापो ने अपनी ही उपस्थिति से परे एक पहचान बना ली है। वह एक मिथक बन गया है, एक ऐसी किंवदंती जिसने लोकगीतों से लेकर टेलीविजन श्रृंखलाओं और फिल्मों तक को प्रेरित किया है। यह सांस्कृतिक प्रभाव अपराध की दुनिया के प्रति वैश्विक आकर्षण को दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह उसकी हरकतों के वास्तविक परिणामों को भी धुंधला कर देता है। सिनालोआ कार्टेल ने न केवल भ्रष्ट प्रणालियों का फायदा उठाया, बल्कि उन्हें और अधिक गहरा कर दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में हिंसा और पीड़ा फैल गई। अब गुज़मान के बेटे उस विरासत को आगे बढ़ाने के बोझ से जूझ रहे हैं, जिसने समान रूप से धन और विनाश दोनों को जन्म दिया है। दूसरी ओर अधिकारी एक ऐसे कार्टेल को खत्म करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं, जो लगातार खुद को नया रूप देता रहता है। गिरफ्तारियों और जब्तियों के बावजूद नशीले पदार्थों और धन का प्रवाह अंतहीन प्रतीत होता है, जिसे वैश्विक बाजारों द्वारा निरंतर बढ़ावा दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एल चापो अपने भाग्य को स्वीकार करेगा, या उसके पास अभी भी कुछ पत्ते खेलने बाकी हैं? इतिहास ने दिखाया है कि वह असंभव को संभव बनाने वाला व्यक्ति है। सबसे सुरक्षित परिस्थितियों से बच निकलने और चौंकाने वाली रणनीतियां बनाने की उसकी क्षमता ने उसे एक जीवित किंवदंती बना दिया। लेकिन एडीएक्स फ्लोरेंस में यहां तक कि किंवदंतियां भी संभावनाओं की सीमाओं का सामना करती हैं। हालांकि एल चापो का प्रभाव उसकी शारीरिक उपस्थिति से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वह एक मिथक, एक विरासत और एक चेतावनी है। उसकी कहानी यह याद दिलाती है कि मादक पदार्थों की तस्करी की क्या मानवीय और सामाजिक लागत होती है, और यह कैसे गहरी चोटें छोड़ती है। भले ही वह कैद में है, लेकिन जिस दुनिया को उसने आकार देने में मदद की, वह अभी भी इसके प्रभावों से जूझ रही है। भविष्य में जोआक्विन गुज़मान और उसके परिवार के लिए क्या होने वाला है, इसका उत्तर केवल समय ही देगा। लेकिन कई लोगों के लिए उसका जीवन और उसके कार्य पहले ही यह सुनिश्चित कर चुके हैं कि उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा, न केवल उस व्यक्ति के रूप में जिसने सभी बाधाओं को चुनौती दी, बल्कि उस उदाहरण के रूप में भी जो असीम महत्वाकांक्षा और बेरहम हिंसा की वास्तविकता को दर्शाता है। जोआक्विन एल चापो गुज़मान की विरासत उसके बेटों के हाथों में जारी है, लेकिन मादक पदार्थों की तस्करी की दुनिया तेजी से बदल रही है, जिससे कार्टेल और अधिकारियों दोनों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। इस बीच एडीएक्स फ्लोरेंस में एल चापो की कैद एक अनोखा दंड प्रयोग बनी हुई है, जिसकी मानसिक प्रभावों पर विशेषज्ञ लगातार चर्चा कर रहे हैं।
ठोस दीवारों के भीतर और लगातार निगरानी में रहने के बावजूद वह अभी भी संपूर्ण राष्ट्रों की शांति भंग कर सकता है। उसका प्रभाव जटिल सत्ता नेटवर्क के माध्यम से फैला हुआ है, जो भले ही उसकी भौतिक अनुपस्थिति के बावजूद एक सुव्यवस्थित मशीन की तरह कार्य करना जारी रखता है। जो सवाल बना रहता है वह यह है, क्या दुनिया वास्तव में मादक पदार्थों की तस्करी को समाप्त कर सकती है, या यह एक बहुसिर वाला दैत्य है जिसमें एक नेता के गिरने से दूसरे को रास्ता मिल जाता है। गुज़मान की गिरफ्तारी एक ऐतिहासिक क्षण थी, लेकिन मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई एक अंतहीन युद्ध बनी हुई है, जिसे केवल गिरफ्तारी और मुकदमों से हल नहीं किया जा सकता। आने वाले वर्षों में यह तय होगा कि केवल सिनालोआ कार्टेल का भविष्य क्या होगा, बल्कि यह भी कि इतिहास में एल चापो को कैसे याद किया जाएगा। क्या उसे एक चतुर नेता के रूप में देखा जाएगा जिसने अविश्वसनीय बाधाओं को पार किया, या एक अपराधी के रूप में जिसने अनगिनत जिंदगियों को नष्ट किया? शायद वह दोनों ही होगा। यह इस पर निर्भर करता है कि कहानी कौन बता रहा है। पीड़ितों के परिवारों के लिए वह हमेशा त्रासदी का प्रतीक रहेगा, दूसरों के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो चरम सीमाओं पर जाकर भी सत्ता की सीमाओं को चुनौती देता रहा। कोई भी उत्तर हो, जोआक्विन एल चापो गुज़मान की किंवदंती जीवित रहेगी, चाहे वह एडीएक्स फ्लोरेंस की अंधेरी दीवारों के भीतर हो या उन लोकगीतों में जो उसकी दुस्साहसिकता का जश्न मनाते हैं। वह एक ऐसे सिस्टम का परिणाम है जो ऐसे लोगों को ऊपर उठने की अनुमति देता है, और जब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी, नए एल चापो हमेशा उभरते रहेंगे, संगठित अपराध की दुनिया में सत्ता संभालने के लिए तैयार। एल चापो की कहानी चाहे जितनी भी रोमांचक हो, यह एक कड़वी याद दिलाती है कि जब संपूर्ण व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार और लालच से ग्रस्त हो जाती है तो क्या परिणाम होता है। जो लोग मादक पदार्थों की तस्करी के प्रभाव को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, उनके लिए उसकी विरासत एक चेतावनी की तरह है। सिनालोआ कार्टेल द्वारा छोड़ी गई गहरी चोटें शायद कभी पूरी तरह से ठीक ना हो, लेकिन इस व्यक्ति की कहानी को समझने से यह स्पष्ट होता है कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि अन्य लोग उसी रास्ते पर न चले। अंत में एल चापो का अंत शायद मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई के एक नए अध्याय की शुरुआत मात्र है। अब यह दुनिया पर निर्भर करता है कि वह इस अंतहीन कहानी के आने वाले अध्यायों का सामना कैसे करती है।